हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। जैसा कि आपको पता है, आपके लिए मैं यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उन्हीं के लिए मैं आपके लिए करंट जीके और स्टैटिक जीके की सीरीज़ में यहाँ पर लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि यूपीएससी के जो कैंडिडेट हैं वो स्पेशल ध्यान दें, मेरी इस वीडियो को लगातार देखते रहें। तो स्टार्ट करता हूँ आज के करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैं बता दूं, आज के करंट अफेयर्स में मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो लेकर आया हूं, वो भी हिंदी मीडियम के अंदर, और उन्हीं से जुड़े कुछ जो स्टैटिक जीके है वो भी मैं आपके लिए कवर करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं? तो इन्होंने 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। इससे पहले श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, उन्होंने 800 विकेट लिए थे, इनका सबसे पहला स्थान है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, जिन्होंने 708 विकेट ले रखे हैं। अनिल कुंबले हैं, 619 विकेट ले चुके हैं और ये तीसरे नंबर पे हैं। जेम्स एंडरसन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था। टेस्ट मैच उनका जिम्बाब्वे के खिलाफ था। 2018 में वो सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने थे और इन्होंने 563 विकेट लेने वाले ग्रेन मैग्रा का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा था। फुल नेम है इनका जेम्स माइकल एंडरसन। इनका जन्म है वो हुआ था 30 जुलाई 1982 को। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ये राइट आर्म फास्ट मीडियम है, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, लेफ्ट हैंडिंग बैट्समैन है ये। पहला इनका टेस्ट डेब्यू है वो 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ था और जो लास्ट है वो 2020 में पाकिस्तान के खिलाफ अभी हाल ही में इन्होंने खेला था। ओडीआई की बात करूं तो 15 दिसंबर 2002 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने पहला ओडीआई डेब्यू खेला था और लास्ट जो ओडीआई है वो 2015 में इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। टी20 2007 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे पहला डेब्यू किया था और टी20 जो लास्ट है वो साउथ अफ्रीका में 15 नवंबर 2009 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने खेला था। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो उन्होंने 47 शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है। बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय की, तो ये शिक्षा मंत्रालय की जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो पूरी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर आती है। हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, जिनको हम बोलते हैं निशांक के नाम से भी उनको बुलाते हैं, निकनेम है उनका। और डिप्टी मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल जो है उनका नाम है संजय सेमराव धोत्रे। संजय सेमराव धोत्रे इनका नाम है। मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ये एक तो आर सुब्रमण्यम है जो कि आईएएस ऑफिसर हैं और दूसरे हैं रीना रे, वो भी एक आईएएस ऑफिसर है। टोटल जो चाइल्ड एजेंसी है इनकी, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये टोटल दोनों की दोनों सब्सिडरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और जो भी अन्य सभाएं होती थी उनके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया है? तो उन्होंने 30 सितंबर से सितंबर तक इन्होंने पूरी तरह से बैन लगाया है, यानी कि अब से 1 महीना लगभग और ये जो बैन रहेगा। यहाँ पर इन्होंने क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो भंग हो सकता है, कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। उनके डर को देखते हुए यूपी ने ये जो कदम है वो उठाया है, बहुत ही अच्छा कदम है। यूपी की बात करें जाए तो इनको स्टेट का जो दर्जा है वो मिला था 24 जनवरी को 1950 को इनको स्टेट बना था ये अलग होके। राजधानी है यूपी की वो है लखनऊ और 76 इसके टोटल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नमेंट बॉडी उत्तर प्रदेश इसको टोटल ओवरऑल हैंडल करती है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। योगी आदित्यनाथ है इनके सीएम है, योगी अभी बने हैं, बीजेपी से संबंधित हैं। और डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भी बताया था, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। और लेजिस्लेचर की बात करें तो जो बाई कैमरल काउंसिल की उनकी 100 सीटें हैं।
असेंबली की 403 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की लगभग 80 सीटें हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी हिंदी भी है और एडिशनल है वो उर्दू लैंग्वेज है। तो ये था यूपी का ओवरव्यू। कम्प्लीटली पॉपुलेशन के मामले में यूपी फर्स्ट रैंक पे आता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। एरिया के अगर देखे जाए तो एरिया में चौथा रैंक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि पर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान अभी व्यक्त किया है। आरबीआई ने अभी एक गाइडलाइन जारी करी है और एक लिस्ट जारी करी है। उसके अंदर भारत की जो जीडीपी है यानी कि ग्रोथ जो डेवलपमेंट है वो 4.5% है, वो गिरने का, नीचे रहने का अनुमान इन्होंने बताया है। और सब उससे पहले जब स्टार्टिंग में कोविड-19 का प्रकोप हुआ था उस टाइम 6 से लेकर के 7% तक ये अनुमान था, लेकिन अब ये लगभग 4.5% है वो नीचे रह जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन को है वो खोल दिया गया था। लगभग जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है, लगभग खोल दिए गए थे, सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूटों को छोड़ करके। रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो एजुकेशनल और ऐसी जो संस्थाएं हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। और बाकी जो वित्तीय संबंधी जो भी सेवाएं हैं, यानी कि जो पैसों का लेन देन है या जो पैसों की जो मिनिस्ट्री है, करेंसी को लेकर के जो भी मिनिस्ट्री है, उनके लगभग मुख्यालय या हेडक्वार्टर उनके मुंबई के अंदर ही है। और ये 1 अप्रैल 1935 के अंदर इनका लगभग गठन हुआ था, बनी थी, ये फॉर्मेशन हुई थी आरबीआई की लगभग आज से 85 ईयर्स पहले की बात है। टोटल की टोटल जो स्टेट ओनरशिप है आरबीआई के ऊपर, स्टेट यानी कि मुंबई जो महाराष्ट्र स्टेट है उसका टोटल ओवरनरिंग है इसकी, और शक्तिकांता दास इनके गवर्नर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शक्तिकांता दास। जो करेंसी है वो आपको पता है इंडियन रुपीज, रुपीज का लोगो कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, भारत से इन्होंने सहयोग मांगा है। और रूस ने अभी सहयोग मांगा है, और रूस से अभी जो 5 राफेल भी आई थी उसकी डील हुई थी, वो डील फाइनल हुई थी। बाकी के जो बचे राफेल है लगभग अभी 27 तारीख को आने थे, लेकिन अभी तक पेंडिंग पड़ा है वो। और रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है अभी। और ये जो राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह, ये 22 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी, उसके ऊपर चर्चा हुई थी। ये जो इनका रूस का जो मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनका नाम है गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इन्होंने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर के, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर के स्पुतनिक 5 है वो भी तैयार किया है अभी, स्पुतनिक 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 की बात करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं। तो कोविड-19 का जो वायरस है उसका जो पहले स्टार्टिंग के अंदर नाम था SARS-CoV-2। क्लियर है, सार्स यानी कि सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2 नाम दिया गया था इनका। और ये प्रोबेबली बैट्स से ये निकला था या पेंगोलिन से इनकी शुरुआत हुई थी। पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर ये अभी वायरस फैला हुआ है। पहला जो आउटब्रेक है वो हुआ था चाइना से, चाइना के वुहान और ह्यूबेई शहर से, दोनों शहरों से इनका आउटब्रेक हुआ था। ये जो पहला केस है वो मिला था 1 दिसंबर 2019 को। लगभग आज 8 मंथ हो गए हैं, लगभग 3 वीक्स और 6 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल है वो लगभग 2 करोड़ 40 लाख केस है वो कंफर्म हो गए हैं टोटल। और एक्टिव केस अभी 75 लाख के समथिंग एक्टिव केस अभी चल रहे हैं। और 188 टेरिटरीज के अंदर इसका टोटल प्रकोप है लगभग। और 8,21,000 लोग हैं वो, यानी कि डेथ उनकी हो चुकी है। नेक्स्ट है, भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, जो AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्होंने मुंबई में एक उपनगरीय रेलवे जो प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, उसकी सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा के अंदर सुधार के लिए एक ऋण समझौते पर MOU इन्होंने किया है। तो आपसे पूछा है कि कितने मिलियन डॉलर का वो ऋण था, तो वो था $500 मिलियन का। यहाँ पर लगभग जो प्राथमिक लाभार्थी हैं उनके अंदर 22% है वो लेडीज पैसेंजर हैं। इनको इस क्वालिटी की जो है वो फ़ायदा मिलेगा इसका। और भी ये रेलवे को बेहतर करेंगे, यात्री को बेहतर गतिशीलता प्रदान देंगे, सेवा में गुणवत्ता करेंगे और सुरक्षा को भी ये
मेनली इनके ऊपर फोकस करने वाले हैं। AIB के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी फॉर्मेशन है वो 16 जनवरी 2016 को हुई थी, लेकिन ये जो फोर्स के अंदर तो ये 25 दिसंबर 2015 को ही ये एंटिटी है वो फोर्स के अंदर आ गई थी, और बिजनेस के लिए ये 2016 के अंदर खुली थी। रीजनल इन्वेस्टमेंट बैंक टाइप ये एक बैंक है, और टोटल का टोटल क्रेडिटिंग पर्पज़ के ऊपर ये काम करता है। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग है, जो कि चाइना में स्थित है, इनका हेडक्वार्टर है। और टोटल रीजनल जो सर्व करते हैं ये एशिया और ओशियन एशिया, यानी कि एशियन कंट्री पर ये टोटल निर्भर है। टोटल लगभग 102 मेंबर्स हैं इनके। ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उनकी इंग्लिश है। और की पीपल के अंदर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट इनका है वो जिन लिकन, LIQUN, ये जिन लिकन इनके प्रेसिडेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए अब ये पूछा है कि कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। यानी कि ये जो ट्रेड है, ये जो सरकारी बिक्री यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितने का करेगा, तो ये 20,000 करोड़ का लगभग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला है, और वो भी सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ वो करेगा। ये 2 चरण में किया जाएगा, और इन्होंने कहा है कि इनकी नीलामी 2 चरणों में होगी। पहली तो है वो 27 अगस्त को होगी, और दूसरी है वो 3 सितंबर को की जाएगी। क्लियर है। और ये जो टोटल जो नीलामी है वो की जाएगी, इनका जो मेन टारगेट किया गया है कि 2024 से लेकर के 2032 के अंदर जो जितनी भी सरकारी प्रतिभूतियां होगी उनको वो खरीदने का काम करेगा। असम में सशस्त्र बल जो विशेष शक्तियां जिनको बोलते हैं, उनका एक अधिनियम पारित हुआ है, उसको अभी बढ़ाया गया। तो इनसे पूछा आपसे कि कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है, तो ये बढ़ाया गया लगभग 6 महीने ये बढ़ाया गया है। असम फोर्स जो स्पेशल पावर एक्ट की बात कर रहे हैं हम, पहले 18 अगस्त था, 18 अगस्त को ये कंप्लीट होना था, लेकिन अभी ये 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। जो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं, यहाँ पर इनको कोई भी पूर्व सूचना नहीं देनी पड़ती, किसी को भी वो गिरफ्तार कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। और ये जो कानून है वो असम के अंदर नवंबर 1990 से ये जारी है। ये बंद करने की इन्होंने सोची थी, लेकिन 18 अगस्त तक ये बंद होना था, और अभी क्या कर दिया इन्होंने, 6 महीने इसको और कंप्लीट बढ़ा दिया गया है, नवीकृत कर दिया गया है इस स्कीम को। असम है वो 26 जनवरी 1950 को ये एक स्टेट बना था। जब भारत एक गणतंत्र राज्य बना था उस टाइम की बात है, उस टाइम इनको अलग बनाया गया था। एक असम को एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। और दिसपुर है वो इसकी राजधानी है। बड़े कैपिटल जो लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो गुवाहाटी इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं असम के अंदर। गवर्नर इनके जगदीश मुखी हैं, उनका नाम है जगदीश मुखी। क्लियर है स्टूडेंट। और CM है सर्बानंदा सोनोवाल, इनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। क्लियर है स्टूडेंट। और लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो बाईकैमरल के अंदर 126 सीटें आती हैं। राज्यसभा की टोटल 7 सीटें हैं, लोकसभा की टोटल 14 सीटें हैं। हाई कोर्ट की बात करूं तो गुवाहाटी हाई कोर्ट सबसे बड़ी सिटी है, वही उसी को ही हाई कोर्ट इन्होंने बनाया गया है। और एरिया में 16वां रैंक है असम का, और पॉपुलेशन के अंदर इसका जो रैंक है वो 15वां रैंक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी आसामी है, आसामी इनकी पर्सनल लैंग्वेज है स्टूडेंट। लिटरेसी 72% ये लिटरेसी है। सबसे लिटरेसी की बात करें तो केरल जो ऐसा राज्य है भारत का, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वहाँ पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP उनको लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा। जो अभी 2020 के अंदर नई शिक्षा नीति है वो लागू हो रही है, और सबसे जो पहला है वो है कर्नाटक। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और जो उच्च शिक्षा मंत्री है डॉक्टर CN अश्वत्थ, उनका नाम है CN अश्वत्थ, इनका नाम है। इन्होंने घोषणा करी है अभी 2019 में ही इन्होंने इस योजना को हरी झंडी दे दी थी। और ये जो शिक्षा नीति है सबसे पहले 1986 के अंदर जो लागू हुई थी, सेम के सेम अमेंडमेंट और कानूनी व्यवस्था इसी के अंदर लागू है। और यहाँ पर
देश की शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सारे जो बदलाव आएंगे वो यहाँ पर लागू किए जाएंगे। और टोटल जो राइट टू एजुकेशन आपने पढ़ा है, इसके कंप्लीट जो इसी के दायरे के अंदर इस व्यवस्था को रखा गया है राइट टू एजुकेशन के अंदर, यानी कि 3 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों को शिक्षा का जो कानून अधिकार है 2009 के अंडर इसको लाया जाएगा। फ्री इनको शिक्षा है वो दी जाएगी। आपको पता ही है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है वो भारत की शिक्षा नीति है। यहाँ पर 29 जुलाई को, अभी हाल ही में 29 जुलाई 2020 को इस शिक्षा नीति को लागू किया था। और 1986 में जैसे पहले बताया हुआ था, इसके अंदर थोड़े कुछ बदलाव किए हैं और वो बदलाव राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर रहकर ही किए हैं। भारत के संविधान के अंदर नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनमें बताया गया है कि जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए निःशुल्क जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जाए। और 1948 के अंदर जो डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन है, उनकी अध्यक्षता के अंदर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का एक गठन हुआ था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, तभी से एक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो उनका निर्माण हुआ था। और आपको पता भी होगा कि जो कोठारी जो आयोग है, कोठारी आयोग स्टार्ट हुआ था ये 1964 से लेकर के 1966 में इसकी लागू की गई थी इसकी। और 1968 के अंदर पहली बार यहाँ पर महत्वपूर्ण एक बदलाव वाला प्रस्ताव लागू हुआ था, जब इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी, प्रधानमंत्री थी, उसके काल के अंदर ये तुरंत प्रभाव से लागू हुआ था, पारित भी हुआ था। निम्न में से किस आईटीआई संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित करी है? शिव नादर एजुकेशन है, ये एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है जो यूजीसी से एफिलिएटेड है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने शिव नादर संस्था जो है उनके साथ मिल करके अभी एक जो पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी है वो विकसित उन्होंने करी है। और ये जो हरित रसायन जिसको हम बोलते हैं उसके सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है, ग्रीन इफेक्ट जब हम बोलते हैं इसको। और ये प्राइवेट संस्था है, 2011 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसके चांसलर हैं, नाम से ही पता चल रहा है आपको, शिव नादर चांसलर हैं, उन्हीं के नाम पर ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। और वाइस चांसलर है इसके रूपामजारी घोष इनके वाइस चांसलर हैं। और सुधीर नौदियाल इनके रजिस्ट्रार हैं, सुधीर नौदियाल इनके रजिस्ट्रार हैं। क्लियर है। और ये इसकी जो लोकेशन है वो है दादरी में। एक तो दादरी हरियाणा में पड़ता है, वो दादरी नहीं, ये दादरी है यूपी वाला दादरी है, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। यूजीसी की एप्लीकेशन है इनके पास। तो स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ जाओगे तो लगातार आपकी पीडीएफ्स और नोट्स और भी सब्जेक्ट्स के आपको मिलते रहेंगे, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और फेसबुक पे ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।